नमस्कार, वीकली टॉपिक्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित। वीकली टॉपिक्स जिसमें हम बातचीत करते हैं इस पूरे हफ्ते के बाजार को लेकर और इस बढ़िया तेजी के बाद अब बाजार में आपके लिए कौन कौन से मौके हैं, इस पर भी हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आज अमरीश बालिका मौजूद हैं, साथ ही साथ शर्मिला जी मौजूद हैं, जिनसे हम चर्चा करेंगे मार्केट्स को लेकर भी, और साथ साथ अब वो बाजार में कहाँ मौके देख रही हैं उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन पहले एक बार इस पूरे हफ्ते का बाजार देख लेते हैं कि ये ऐतिहासिक तेजी मार्केट्स के अंदर देखने को मिली है। 1000 अंकों की तेजी 8 सेशन के अंदर 20,000 से लेकर 21,000 के बीच में इंडेक्स ने पार की है। 3.5% के आसपास का उछाल, निफ्टी करीब 3.5% चढ़ा, निफ्टी बैंक करीब 5.5% की तेजी में रहा और बढ़िया पार्टिसिपेशन आया प्राइवेट बैंक की तरफ से। मिड कैप रिकॉर्ड स्तरों पर करीब 2.5% की तेजी मिड कैप इंडेक्स में देखने को मिली। लाइक वो स्मॉल कैप इंडेक्स में भी एक अच्छी तेजी बनी हुई है और सभी इंडिसेस निफ्टी, सेंसेक्स, निफ्टी बैंक, मिड कैप, स्मॉल कैप, सब के सब इंडिसेस अपने नए ऑल टाइम हाइस पर कामकाज कर रहे हैं। पीएसयू बैंकिंग एक ड्रीम रन में 7% की अच्छी तेजी, एनर्जी शेयरों में खरीदारी 8% का उछाल। इसके अलावा कुछ और शेयरों की बात करें तो पीएसयू इंडेक्स, साथ साथ निफ्टी बैंक, ये कुछ ऐसे नाम हैं जहां पर एक जोरदार मूव बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो बढ़िया तेजी मार्केट्स के अंदर चौतरफा खरीदारी के तौर पे बदलते हुए दिखाई पड़ रही है। अदानी समूह हाल फिलहाल के कुछ डेवलपमेंट्स के बीच में ये पूरा ग्रुप जोरदार तेजी में रहा। 20-23% का उछाल अदानी पोर्ट में और अदानी एंटरप्राइज करीब 20% की तेजी यहाँ थी। पावर ग्रिड जैसे दिग्गज, एनटीपीसी जैसे दिग्गज जो कि करीब 8-9% चलते हुए दिखाई पड़े हैं। इस तेजी के बाद जो थोड़े से अंडर परफॉर्मेंस रही है वो स्लाइटली रही है फार्मा से, डीवी से, एचयूएल, एचडीएफसी लाइफ, भारतीय एयरटेल जैसे नाम जो कि थोड़े से बैकवर्ड पर रहे, लेकिन अदरवाइज एक बढ़िया जोरदार तेजी इंडिसेस के अंदर बरकरार है। इस तेजी के बाद अब आपकी रणनीति क्या हो, सबसे पहले तो इसी बातचीत कर लेते हैं और इसके बाद फिर हम इंडिविजुअल स्टॉक्स के ऊपर भी चर्चा करेंगे। आप दोनों को नमस्कार, अमरीश सर आपको भी और शर्मिला मैम आपको भी। तो पहले तो मार्केट्स को लेके एक राय लेते हैं और हर बार की तरह क्योंकि लेडीज़ फर्स्ट हैं तो शर्मिला मैम आपसे ही एक राय लूँगा। इंडिसेस 21,000 पहुँच गया, जो हम जब लास्ट टाइम बात करते थे तो शायद सोचा भी था 21,000 के नंबर में हम बात करेंगे, लेकिन नए ऑल टाइम हाइस पर इंडिसेस है और एक स्ट्रॉन्ग फ्लो अभी बरकरार है। 17,000 करोड़ रुपए का एसआईपी फ्लो आ रहा है जो कि रिकॉर्ड लेवल से अपने आप में। तो कैसे रीड कर रहे हो आप मार्केट को? तेजी बरकरार है, महंगी और महंगी हो रही है, डर भी है एक तरफा कि कहीं इतनी बड़ी तेजी में प्रॉफिट टेकिंग ना आ जाए, लेकिन कुछ छूट भी नहीं रहा है हाथ से, तो करें क्या बाजार में? तो पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि 21,000 हमेशा लग रहा था आएगा, सिर्फ इतना जल्दी आएगा क्योंकि जिस तरह से मार्केट बिहेव कर रहा था एक 1.5 महीने पहले, उससे ऐसे लगा नहीं था कि इतना जल्दी आएगा। लेकिन 2-3 ऑफ कोर्स बड़ी वजह है जिस वजह से मार्केट इतने जल्दी यहाँ तक आया। सो विदाउट गेटिंग इनटू दैट डिस्कशन, मुझे लगता है कि जो अहम चीज आपने कही कि आगे किस तरह से मार्केट रहेंगे, तो मुझे लगता है उसके लिए भी 2 चीजें काफी अपने फेवर में है। सबसे पहले और जो चीज है वो ये है कि अर्निंग्स अपने इंडियन मार्केट्स में अगर हम देखेंगे ये क्वार्टर के तो काफी बेहतर रहे हैं। दे आइदर बीन इन लाइन और थोड़े या तो थोड़े बेहतर, विच ऑगर्स वेल गोइंग फॉरवर्ड, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा ब्रोकिंग हाउस होगा जिसने उस लिहाज से जो अर्निंग्स रही है उसको नेगेटिवली देखा होगा। आई थिंक दूसरी बड़ी चीज जो हमारे लिए बहुत बड़ी पॉजिटिव है वो ये है कि क्रूड के प्राइसेस करेक्ट हुए हैं। और अगर आप देखेंगे कि मैक्रो इकोनॉमिक डेटा जिस तरह से काफी स्ट्रांग आया, उसको और सहारा देगा ये चीज की क्रूड के प्राइसेस नीचे आए, बिकॉज क्रूड प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल एज फार एज इन्फ्लेशन गोज, द ओवरऑल जो ट्रिकल डाउन होता है इकोनॉमी में एक्सेट्रा। तो गोइंग इनटू द न्यू ईयर मेरे हिसाब से 2 बहुत बड़े पॉजिटिव्स अपने फेवर में है, earnings as well as crude prices. So I would actually be quite positive on the markets going ahead. ये बात अलग है कि थोड़ा cool off हो सकता है, markets never move sort of in like one up direction, वो आपको ध्यान में रखना चाहिए, but there is no doubt in my mind कि अभी के लिए आउटलुक बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। आउटलुक तो पॉजिटिव है, लेकिन ये बात सही भी है कि एक तरफा तेजी बाजार में ना होती है ना होनी चाहिए, क्योंकि दोनों ही तरीके सही नहीं है। थोड़ा सा अगर कूल ऑफ हो के चलेगा तो ज़्यादा बेहतर रैली दिखाएगा आपको। अमरीश सर, स्मॉल कैप मिड कैप नए ऑल टाइम हाई पर हैं, आप स्पेशलिस्ट हो इन स्पेस के, तो कैसे देख रहे हो आप इसे? क्या करना चाहिए बाजार में, अभी कैसी स्थितियां बन रही हैं आपके हिसाब से? देखिए, यदि स्मॉल कैप मिड कैप्स ओवरऑल देखते हैं तो काफी वैल्यूएशन काफी हाई हो चुका है, तो पर भी वहाँ अभी भी देयर आर दोस पॉकेट्स जहाँ पे वैल्यू है और उसी के बारे में आज चर्चा करेंगे। पर मार्केट में ये बात है कि जब भी हाई होता है तो क्वेश्चन आता है कि यहाँ से यदि नीचे आएगा तो कहाँ तक आएगा।
क्योंकि पहले जो बॉटम हम लोग बात कर रहे थे 18,500 का बात कर रहे थे, उसके बाद 19,500 आ गया बॉटम। और अभी हम लोग जो देख रहे हैं दैट द मार्केट्स आई मीन लाइक मे नॉट रियली गो बिलो दैट 20,000 लेवल्स। तो यहाँ से भी यदि करेक्शन आता है तो बहुत बड़ा करेक्शन नहीं आए, क्योंकि यदि हम लोग देखते हैं कि जो रेड फ्लैग्स थे करीब एक डेढ़ महीना पहले, फॉर एग्जांपल इजराइल हमास वॉर का रेड फ्लैग था, ऑयल प्राइसेस काफी बढ़ गए थे, इलेक्शन आने वाला था, स्पेशली असेंबली इलेक्शंस, इंटरेस्ट रेट्स पता नहीं था और भी इंक्रीज होंगे कि नहीं, इन्फ्लेशन वाज नॉट कूलिंग ऑफ। पर अभी हम लोग जो देख रहे हैं दैट आई मीन दिस वॉर इज अ नॉन एंटिटी, कोई बात भी नहीं कर रहा है इसके बारे में। ऑयल प्राइसेस काफी करेक्ट हो चुके हैं, इलेक्शंस वाज फेवरिंग बीजेपी विच इज व्हाट द मार्केट वाज लुकिंग फॉर, इंटरेस्ट रेट्स क्लियरली टॉप आउट हो चुके हैं। आई थिंक बाय नेक्स्ट ईयर वी शुड सी इंटरेस्ट रेट्स कमिंग डाउन, इन्फ्लेशन भी कूल ऑफ हो रहा है। तो आई थिंक एवरीथिंग इज पॉजिटिव, लिक्विडिटी आ रहा है, तो यहाँ से बहुत ज्यादा शायद करेक्ट नहीं करे। पर आई थिंक वन हैज टू बी अ बिट केयरफुल एज फार एज स्मॉल कैप और मिड कैप्स आर कंसर्न, क्योंकि वहां पे वैल्यूएशंस हाई हो चुके हैं। वन शुड बी वेरी सिलेक्टिव। दो थीम जो इस हफ्ते चली हैं काफ़ी, उसमें एक थीम है अदानी समूह जो कि ज़ोरदार तेज़ी में रहा है। ऑब्वियसली बात है, कुछ न्यूज़ फ्लोज फेवर में आए और बहुत ज़्यादा पिटे हुए भी थे, तो उसका भी एक इम्पैक्ट बनता हुआ दिखाई पड़ा। पूरा ग्रुप की अलग अलग कंपनियां 20 से लेकर इनफैक्ट 30% के आसपास का एवरेज रिटर्न पूरे ग्रुप के अंदर आया। और दूसरा है PSU बास्केट। तो शर्मिला मैम, अदानी समूह कोई टेक रखना चाहोगे आप इसके ऊपर? वेल थिंग्स सीम टू बी कमिंग अ फुल सर्कल, क्योंकि जैसे सभी जानते हैं कि जो हाइडेनबर्ग रिपोर्ट आया जनवरी में, वहां से जिस तरह से स्टॉक्स गिरे, वहां से रिकवरी काफी ठीक ठाक रही है। सो आई थिंक रिकवरी तो हुई है, और उसके बीच में जो बीच का पीरियड रहा उसमें एक रेंज में रहे स्टॉक्स। और मेरे हिसाब से जब स्टॉक्स एक तरफा बढ़ते हैं या गिरते हैं, दैट्स अ सिचुएशन आई नेवर लाइक। और मुझे लगता है कि ऐसे में स्टॉक्स लेने में खास करके मुझे बहुत दिक्कत होती है कि जब वन वे इस तरह की रैली होती है। सो आई वाज एक्चुअली हैप्पियर व्हेन एक रेंज में थे स्टॉक्स, और लोगों को एक मौका मिल रहा था एक फंडामेंटल स्टडी करके डिसीजन लेने का। अब फिर से वो एक थोड़ा हाइप वाले जोन में आ गए हैं। सो नाउ आई वुड रियली स्टे अवे, लेकिन यस आई थिंक कि चीजें इनके लिए धीरे धीरे सेटल हो रही है। और अमरीश सर, दूसरा है PSU बास्केट। HAL जैसे स्टॉक अपने नए ऑल टाइम हाइस पर, 2 लाख करोड़ की मार्केट कैप। ONGC, कोल इंडिया शानदार तेजी में, RFC, PFC तो ऑलरेडी ड्रीम रन में है। PSU बैंक्स धीरे धीरे पिकअप कर रहे हैं। यहाँ से कुछ सिचुएशन कैसा देख रहे हो आप इनको? If you see the last 12 months or last 18 months, करीब it was basically for the PSU, defense stocks बोले या railway stocks या PSU banks, I think all of them have moved up. तो इस लेवल पे I'll not really go in for a fresh buy. मैं शायद पोर्टफोलियो में है तो होल्ड करूंगा, थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक करूंगा, बट आई विल नॉट रियली बाय फ्रेश इनटू दिस बास्केट, क्योंकि यहाँ से मुझे अपसाइड थोड़ा लिमिटेड लग रहा है। ड्रीम रन के बाद थोड़ा सा अपसाइड लिमिटेड है, बात सही भी है, लेकिन बढ़िया तेजी यहाँ पर दोनों ही स्पेसेस के अंदर देखने को मिली है। अब शुरुआत कर लेते हैं कुछ स्टॉक स्पेसिफिक बातचीत। तो शर्मिला मैम, पहला नाम आपकी तरफ से जो इस तेजी के बाद आप पिक करोगे? स्टॉक एक्चुअली वैसे चल चुका है, बट ओवरऑल इस थीम पर मैं पॉजिटिव हूँ 2 वजह से। दैट इज द इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल गुड स्पेस, लार्सन एंड टूब्रो की मैं बात कर रही हूँ। दो बड़ी वजह है। एक तो ये है कि ये पूरा अगर आप सेक्टर देखेंगे, नॉट जस्ट लार्सन, लेकिन इस समूह में जो कोई स्टॉक्स है उनके ऑर्डर बुक्स बहुत हेल्दी है, और ये एक बहुत लंबे समय के बाद हम देख रहे हैं कि इस तरह के ऑर्डर बुक्स इन कंपनीज के हैं। दूसरी चीज मुझे लगता है कि इलेक्शंस एक फेवरेबल रोल प्ले करेंगे, क्योंकि जैसे हम 2023 में जाएंगे तो हम जनरल इलेक्शंस की तैयारी करेंगे, और ये एक इस सेक्टर के लिए हमेशा एक फेवरेबल फैक्टर माना जाता है। तो टॉक स्पेसिफिकली ऑफ लार्सन एंड टूब्रो, जिस तरह की उनकी ऑर्डर विंस रही है और जो बड़े ऑर्डर्स उनके हाथ लगे हैं, और उसके साथ साथ जिस तरह से उनके मार्जिन्स पैन आउट हुए हैं, जिस तरह का उनका जो कहते हैं ना एक टेंडर्स जो उन्होंने भरे हैं, वो जो उनका पोजीशन इतना स्ट्रांग है, इन सब चीजों को देखकर मुझे लगता है कि नॉट जस्ट लार्सन लेकिन ये पूरे सेक्टर में एक अच्छी बाइंग आएगी गोइंग फॉरवर्ड। सो अ बाय ऑन लार्सन एंड टूब्रो with what's my target, with a target of 3600, but that's just a first target, indicative target है। मेरे ख्याल से यहाँ से भी ऊपर जाएगा स्टॉक। तो 3600 पहला टारगेट है ये आप, क्योंकि आज हाल की ही तेजी को देख के अब ये टारगेट छोटा लग रहा होगा आपको, लेकिन फिर भी
L&T इज़ इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक, तो कहीं भी आपको नीचे मिले तो इसे आप आराम से होल्ड कर सकते हो। और 3600 पहला टारगेट है। एक चीज़ जो शर्मिला मैम शायद मिस कर गई हैं वो इनकी सब्सिडरी की वैल्यूज़। ऑब्वियसली बात है L&T इन्फोटेक, L&T माइंडट्री, L&T फाइनेंस होल्डिंग जैसे जैसे इनके नंबर्स इंप्रूव होंगे L&T के कंसो नंबर से भी वो रिफ्लेक्शन होगा। और अपने आप में भी 4-4.5 लाख करोड़ रुपए की ऑर्डर बुक, तो ये कंपनी के लिए स्टैंड लोन बेसिस पे एक बड़ा रेवेन्यू जनरेशन है। सो आप L&T के ऊपर बेट कर सकते हैं। अमरीश सर, आपकी तरफ से पहला नाम? मेरा पहला नाम है इट्स तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक, एक मिड कैप बैंक है विच इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। करीब 100 इयर्स का हिस्ट्री है। फोकस करता है रिटेल, एग्रीकल्चर और एमएसएमई सेगमेंट पे। स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है तमिलनाडु में विद 396 ब्रांचेस। टोटल ब्रांचेस करीब 541 है इंडिया में, जिसमें करीब 70% है सेमी अर्बन और रूरल एरियाज में। ग्रॉस एनपीएज 1.7% है और नेट एनपीए करीब 1% से कम है। निम्स करीब 4.1% का है एज ऑफ लास्ट क्वार्टर। और बुक वैल्यू करीब 466 का है, विच मींस इट्स एक्चुअली कोटिंग एट अबाउट 1.1 टाइम्स बुक वैल्यू। अभी फोकस है ऑन इंक्रीजिंग द डिजिटल फुटप्रिंट विद इम्प्रूव्ड ऑपरेशनल प्रोसेसेस, तो इससे जो प्रॉफिटेबिलिटी है ये इंक्रीज होगी। नया एमडी और सीईओ इन्होंने फाइनलाइज किया है। अभी अपॉइंटमेंट होने से ये एक फ्रेश ट्रिगर रहेगा इस बैंक के लिए। और यहाँ पे मेरा टारगेट है 625 का, विच इज अबाउट स्लाइटली मोर देन 20% बेस्ड ऑन 1.35 टाइम्स एडजस्टेड बुक वैल्यू फॉर FY24। तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक 625 रुपये के टारगेट्स के लिए आप चाहें तो इस पे दाव लगा सकते हैं। ये एक नाम जो कि अमरीश सर को दिखाई पड़ रहा है कि यहाँ की तेज़ी के बावजूद मिड कैप स्मॉल कैप में एक अच्छा नाम ये बन सकता है। शर्मिला मैम, दूसरा नाम? आई एम गोइंग विद IDFC फर्स्ट बैंक। बैंकिंग का ही नाम है लेकिन एक अलग फ्लेवर है, क्योंकि प्राइवेट बैंक है। और जिस तरह से ये इस बैंक ने परफॉर्म किया है पिछले 1-1.5 साल से, तो लोगों का काफी ध्यान रहा है इस पर। लेकिन ये देखना चाहिए कि जिस तरह से ये बैंक ग्रो कर रहा है और जिस तरह से इनकी अर्निंग्स आ रही है, मेरे हिसाब से उनका भी एक मर्जर हो रहा है विद IDFC, तो वो भी एक पॉजिटिव है। उसके साथ साथ जिस तरह की ग्रोथ उन्होंने दिखाई है वो बहुत बेहतरीन है। मार्जिन्स काफी स्टेबल रहे हैं। ये याद में रखना चाहिए कि बैंक के काफी लेगेसी इश्यूज थे, सो उसमें से निकल के इस तरह के मार्जिन्स देना और अपने बुक को रिस्ट्रक्चर करना, ये बहुत अपने में अच्छी और बड़ी बात है। और आगे के लिए इट्स अ गुड, इट ऑगर्स वेल फॉर द फ्यूचर। और जिस तरह से उनका फोकस रहा है ROA पे, और वो जिस तरह से उसमें उनकी कोशिश जारी है, ये सब चीजों को देखकर ये स्टॉक मुझे काफी पसंद आ रहा है। ये लेवल पर भी माय टारगेट वुड बी 95 to 98। 95 से 98 के टारगेट्स के लिए आप IDFC फर्स्ट बैंक को देख सकते हैं। ये दूसरा बैंकिंग विकल्प जो कि आपको शर्मिला मैम दे रही हैं। अमरीश सर, आपकी तरफ से दूसरा नाम? दूसरा नाम है तत्वा चिंतन। ये मैन्युफैक्चर करते हैं स्पेशलाइज्ड और डाइवर्स रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स, जैसे स्ट्रक्चर डायरेक्टिंग एजेंट्स, फेस ट्रांसफर कैटलिस्ट और इलेक्ट्रोलाइट सॉल्ट्स। ये प्रोडक्ट्स यूज होते हैं वेरियस इंडस्ट्रीज में, जैसे ऑटोमोटिव, पेट्रोकेमिकल, फार्मा, एग्रोकेमिकल्स, पर्सनल केयर और फ्लेवर्स एंड फ्रेग्रेंसेस में। इस बार के इनके अर्निंग्स थोड़े फ्लैट थे, थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट हुआ, इसलिए ये स्टॉक अंडर परफॉर्म किया इन द रीसेंट पास्ट। पर काफी नए ऑर्डर्स आए हैं जिसका डिलीवरीज शुड स्टार्ट बाय FY25। तो नेक्स्ट 3 साल का जो एक्सपेक्टेड रेवेन्यू कैगर है 32% का है और पैट कैगर 50% का है। तो इससे FY26 का जो EPS है करीब 65 तक होना चाहिए, और इससे मेरा टारगेट बनता है 2080। 80। तो ये अमरीश सर, जो केमिकल के कंसर्न्स थे वो मान लूं कि एटलीस्ट अगर खत्म नहीं हुए तो थोड़े कूल ऑफ जरूर हो गए? श्योरली, क्योंकि यहाँ पे जो कंसर्न्स थे वो बॉटम आउट हो चुके हैं। बिकॉज इफ यू सी अक्रॉस, काफी जगह हम लोग देख रहे हैं कि EBITDA मार्जिन्स इंप्रूव हुए हैं अक्रॉस। और जो China Plus One है, आई थिंक दैट शुड प्ले आउट वेरी वेल अभी से आगे जाके, क्योंकि जो लास्ट 2-3 साल में मोस्ट ऑफ दिस कंपनीज हैव बिकम, दे हैव क्रिएटेड वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज और कैपेसिटीज। तो इसके कारण आई थिंक दिस China Plus One विल एक्चुअली प्ले आउट वेरी वेल गोइंग अहेड। तो यहाँ से मुझे लगता है कि जो तेजी है इन स्पेशलिटी केमिकल्स अक्रॉस, आई थिंक इज देयर फॉर द नेक्स्ट 3 to 5 years। ओके, तो तत्व चिंतन एक और नाम, 2000 प्लस के टारगेट्स के लिए आप इसे भी, 2080 के टारगेट्स के लिए आप इसे भी देख सकते हैं। एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद लौटेंगे। अमरीश सर हमारे साथ बने रहेंगे, शर्मिला मैम बनी रहेंगे, उनसे हम बातचीत करेंगे कुछ और स्टॉक्स को लेकर। छोटे से ब्रेक के बाद
टॉपिक्स और हम बातचीत कर रहे हैं इस हफ्ते के बाजार को लेकर, जबकि इस हफ्ते का बाजार नए ऑल टाइम हाईज पे 21,000 के आंकड़े के पार पहुंचता हुआ दिखाई पड़ा। तो अब आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए और साथ ही साथ इस तेजी के बाद कौन कौन से शेयर ऐसे हैं जहां पर आप बेट कर सकते हैं, हमारे जानकार आपको बता रहे हैं। तो अमरीश सर हमारे साथ बने हुए हैं और साथ साथ शर्मिला मैम बनी है, जिनसे हम बातचीत कर रहे हैं मार्केट्स पर भी और उनके इंडिविजुअल स्टॉक्स को लेकर भी। अमरीश सर, अब आपकी तरफ से बारी आती है तीसरे स्टॉक की, तो वो कौन सा चुना आपने? स्टॉक है हैवेल्स इंडिया। ये है लीडर्स इन इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट चेन, इंडस्ट्रियल एज वेल एज कंज्यूमर सेगमेंट में है। बनाते हैं केबल्स, स्विच गियर, मोटर एंड कंज्यूमर गुड्स जैसे एसीज, अप्लायंसेस, लाइटिंग, फैंस और गीजर्स। 5 साल पहले इन्होंने लॉयड ब्रांड एक्वायर किया था और इंटीग्रेशन काफी अच्छी तरह से हुआ है। लॉयड ब्रांड करेंटली इज कंट्रीब्यूटिंग करीब 20% ऑफ द टोटल रेवेन्यू, पर बॉटम लाइन कंट्रीब्यूशन थोड़ा कम है और ये कंसर्न एरिया है क्लियरली। पर उनके जो प्रोडक्ट्स हैं, करीब 6 प्रोडक्ट्स 1000+ क्रोर्स का कैटेगरी में है, विच इज एक्सट्रीमली गुड, जैसे केबल्स एंड वायर्स, कंज्यूमर लाइटिंग, फैंस, रेजिडेंशियल स्विच गियर और एसी, सभी 1000 करोड़ प्लस कैटेगरी में है। अब तक मोस्टली एस्पिरेशनल ब्रांड्स में था हेवल्स, पर अभी प्रीमियम सेगमेंट में जा रहा है, सो विच क्लियरली मीन्स दैट द मार्जिन्स आल्सो विल इंप्रूव गोइंग अहेड। और दूसरा मेजर फोकस एरिया है इनके लिए व्हाइट लेबल बिजनेस फॉर एक्सपोर्ट्स, जैसे एम्बर एंटरप्राइजेस करता है सिमिलर सॉर्ट ऑफ अ बिजनेस, सो दैट्स आल्सो वेरी पॉजिटिव। Q2 के अर्निंग्स काफी डिसेंट थे। रेवेन्यू वेंट अप बाय 6%, but EBITDA वेंट अप बाय 30%, पैट इंक्रीज बाय 32%। तो इनपुट कॉस्ट अभी करेक्ट हुए हैं, तो मार्जिन्स विल कंटिन्यू मूविंग अप। B2B बिजनेस भी काफी अच्छा कर रहा है ड्यू टू मोमेंटम इन इंफ्रा एंड रियल एस्टेट। तो यहाँ मेरा एक्सपेक्टेड EPS फॉर FY25 इज 29 रुपीज, तो टारगेट यहाँ बनता है 1595 का। 1595 के टारगेट्स के लिए आप हेवेल्स के ऊपर दांव लगा सकते हैं। वैसे भी ये हालिया तेज़ी में पॉलीकैब चला, हालिया तेज़ी में RR काबेल चला, KEI चला, लेकिन पॉलीकैब ने उतनी ज़्यादा परफॉर्मेंस दी नहीं है, तो वैल्यूएशन में थोड़े से एडजस्ट हो गए हैं PE गिरने की वजह से और अर्निंग एक्सपैंड करने की वजह से। तो आप हेवेल्स पे दांव लगाते हैं 1595 के टारगेट्स के लिए। शर्मिला मैम, आपकी तरफ से तीसरा नाम? तो जो दो पहले स्टॉक्स मैंने रेकमेंड किए थे, लार्सन एज वेल एज IDFC फर्स्ट बैंक, उसमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि वो मुझे सेक्टर्स ही पसंद है, जैसे मैंने मेंशन किया इंफ्रा और प्राइवेट बैंकिंग। लेकिन जो मेरा थर्ड स्टॉक है विच इज सीएट, मुझे लगता है कि वो ज्यादा इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के हिसाब से देखना चाहिए। ऑफ कोर्स ऑटोज आर डूइंग वेल, ये एक बड़ा कारण बन जाता है, लेकिन अगर आप सीएट का परफॉर्मेंस देखेंगे तो उनका जिस तरह का एबिटा आया ये क्वार्टर एक्सपेक्टेशन से बेहतर आया, और आगे चलकर भी जो मिला जुला उसका ऑफ कोर्स रीजंस थे। एक तो जिस तरह का रॉ मटेरियल का इम्पैक्ट रहा, उसके साथ साथ जो प्रोडक्ट मिक्स उसका रहा एक्सेट्रा, और आगे चलकर भी मुझे लगता है कि जिस तरह से डिमांड है, जिस तरह से उनके प्लान है, ये सब चीजों को ध्यान में रखते हुए सीएट एक टायर स्पेस में बहुत बेहतरीन नाम मुझे लगता है, एंड आई थिंक दिस कैन बी बॉट फॉर द लॉन्ग टर्म विद अ टारगेट ऑफ 2900। तो कैवी इलेक्ट्रिशी ई एफिनी टोरिनो, ये फुल फॉर्म है सीएट का, इसके ऊपर आप बेट कर सकते हैं, जो कि शर्मिला मैम को दिखाई पड़ रहा है एक अच्छे विकल्प के तौर पे। शर्मिला मैम, वैसे भी इनपुट कॉस्ट ईज आउट हो गई है और एकदम से कलकत्ता से जुड़ी हुई ज़्यादातर जो कंपनियां हैं सब में तेज़ी आ गई है। चाहे आप संजीव गोयन का ग्रुप देख लें, ज़ोरदार तेज़ी में से, तो ये भी एक फैक्टर है, शायद आगे चल के काम कर सकता है। और इनपुट कॉस्ट भी स्टेबल है, जेके के नंबर भी अच्छे थे, ये सब भी मान के चलूँ क्या डिस्काउंटिंग में? I don't know so much about the Calcutta factor, लेकिन yes, raw material prices, इनफैक्ट ये मान के चलना चाहिए कि मार्जिन्स ये क्वार्टर में पीक आउट हुए हैं, जिस तरह से रॉ मटेरियल प्राइसेस रहे हैं। शायद इससे बेहतर आपको आगे चलकर मार्जिन्स नहीं मिले, लेकिन जिस तरह से ऑटो का डिमांड है और जिस तरह की बिक्री के आंकड़े आ रहे हैं और इनका जो परफॉर्मेंस है, इनको देखकर सीएट में मेरा पॉजिटिव रुख बनता है। तो सीएट 2900 रुपए के टारगेट्स के लिए आप यहाँ पर एक बारी को बेट कर सकते हैं, अगर आप टायर स्पेस से कोई विकल्प ढूंढ रहे हैं तो। अमरीश सर, एक सवाल मेरा मिस हो गया था, वो था हेवेल्स को ही लेकर, क्योंकि वैल्यूएशन पार्ट थोड़ा सा कंसर्न रहता है हेवेल्स में हमेशा। वैल्यूएशन ये प्रीमियम कमांड करते हैं, पॉलीकैब के सामने भी इन्होंने किया है और KEI के सामने भी प्रीमियम कमांड कर रहा है, क्योंकि ये ना केवल केबल एंड वायर में बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल का भी इन्हें वो मिलता है, एज मिलता है। सेकेंड हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर के लिए हमेशा अच्छा रहता है, दिवाली की वजह से या फेस्टिव की वजह से। तो ये प्रीमियम अभी भी कमांड रहेगा? आपको लगता है प्रीमियम शेड हो गया है, रीजनेबल हो चुका है अब?
नहीं, मुझे लगता है कि आगे जाके भी आई थिंक इट कमांड अ प्रीमियम, क्योंकि अभी केवल 6 जो उनके वर्टिकल्स है दैट इज 1000 करोड़ प्लस कैटेगरी में है। मुझे लगता है कि दैट विल आल्सो इंक्रीज, एंड जो प्रीमियम सेगमेंट में जा रहे हैं उससे उनका जो मार्जिन्स है दैट विल इंप्रूव। आई थिंक दीज आर द आई मीन कपल ऑफ ट्रिगर्स। और आई मीन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो लॉयल ब्रांड से उनको रेवेन्यू मिल रहा है पर कंट्रीब्यूशन बहुत कम है, आई थिंक दिस विल आल्सो इंप्रूव नाउ। तो आई थिंक आई मीन लॉट ऑफ ट्रिगर्स आर आई मीन लेड आउट। तो मुझे लगता है कि आगे जाके यू विल सी द प्रीमियम इनफैक्ट इंक्रीजिंग। तो जो मैंने टारगेट दिया है इज फॉर अ ईयर, पर इट इज वेरी मच पॉसिबल दैट इट कैन बी अचीव्ड मच अर्लियर। के सामने ये फिर भी वेल पोजीशन हो गया डिस्पाइट, मतलब इतना बड़ा रनअप दिखा चुका है पॉलीकैब, इसलिए या आई थिंक इट इज वेल पोजीशन्ड, एब्सोल्युटली। ओके, चलिए तो अब एक एक करके तमाम शेयर आपकी स्क्रीन पर रख देते हैं जहां पर हमने अब तक बातचीत की है। सबसे पहले लार्सन एंड टूब्रो, देश की सबसे बड़ी कैपिटल गुड्स कंपनी, जो कि शर्मिला मैम की तरफ से आते हुए दिखाई पड़ी है। 4 लाख करोड़ की ऑर्डर बुक और ये पहला टारगेट है 3600 रुपये का, और भी इसमें बढ़िया तेजी की उम्मीद वो लगा रहे हैं, एक अच्छी तेजी रह सकती है। IDFC फर्स्ट बैंक, ये शर्मिला मैम की तरफ से दूसरा नाम है जहाँ पर वो करीब 98 रुपये के टारगेट्स के लिए लॉन्ग साइड पे पोजिशन को देख रहे हैं, और अच्छे अपटेक यहाँ पर आने के बावजूद भी अच्छी वैल्यू दिख रही है। इसके अलावा सीएट टायर स्पेस की एक कंपनी, अगर आप ऑटो एंसिलरी की स्टोरी को प्ले करना चाह रहे हैं तो वहाँ पर एक अच्छा विकल्प आपके पास हो सकता है सीएट। 2900 रुपये के टारगेट्स के लिए, वैसे भी एक स्ट्रॉन्ग फर्म ग्रुप है और अच्छी प्रोडक्ट प्रोफाइलिंग भी इस कंपनी की है। सो इंडियन बिजनेस ही नहीं बल्कि बाहर का बिजनेस भी, तो आप सीएट पे दाम लगा सकते हैं 2900 रुपये के टारगेट्स के लिए। अमरीश सर की तरफ से एक तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक, आमतौर पर इसका जिक्र नहीं होता, लेकिन अमरीश सर ने एक अच्छी वैल्यू आइडेंटिफाई की है इसके अंदर, इसलिए आप इस पर बेट कर सकते हैं 625 रुपये के टारगेट्स के लिए। केमिकल स्टोरी को प्ले करना चाह रहे हैं तो तत्व चिंतन एक अच्छा नाम हो सकता है। बहुत समय से ये जो पूरा सेक्टर है वो कंसोलिडेशन में है। कंसोलिडेशन अगर पिकअप आता है, जो कि नंबर्स में रिफ्लेक्ट होना शुरू भी हो गया है, तो भी आप तत्व चिंतन के ऊपर बेट कर सकते हैं 2080 के टारगेट्स के लिए। और लास्टली हेवेल्स, 1595 रुपये के टारगेट्स के लिए आप यहाँ पर भी बेट कर सकते हैं। अमरीश सर का मानना है कि जो हालिया तेज़ी बाकी कंपनियों में आई हैं वो कुछ हद तक हेवेल्स को अट्रैक्टिव बना रहा है, और वैसे भी प्रीमियम स्पेस पे ज़्यादा कामकाज कर रहे हैं। रिसेंटली उन्होंने प्रीमियम कारोबार को लेकर भी कई नए प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं। सो एक अच्छी डिमांड और एक अच्छे ट्रिगर के लिए कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग को प्ले करना चाह रहे हैं आप, तो हेवेल्स एक आपके लिए अच्छा नाम हो सकता है। तो ये 6 बेट जिसके ऊपर बेट कर सकते हैं आप, और साथ ही साथ बाजार को लेकर जानकार मान रहे हैं कि बाजार में अभी तेज़ी ही रहेगी, थोड़ा उतार चढ़ाव ज़रूर रहेगा, लेकिन हाँ तेज़ी जारी रह सकती है आगे भी। बहुत बहुत शुक्रिया अमरीश सर आपका भी हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, और शर्मिला मैम आपका भी हर बार की तरह हमारे साथ बने रहने के लिए और बाजार पर अपना व्यू रखने के लिए, सभी शेयरों पर हमसे चर्चा करने के लिए। तो फिलहाल वीकली टॉपिक्स को अब यहीं समेटेंगे, एक ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार बना रहेगा। नमस्कार। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।